एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है HMB केमिस्ट्री क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, जो कि पिछले क्लास में समाप्त हो गया था। और इससे रिलेटेड आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे समझेंगे। एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन तो पिछले क्लास में हमने बतला दिया था। आज हम लोग देखें एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो आप लोगों ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5.3, गिव रीजंस व्हाई ए फाइनली डिवाइडेड सबस्टेंस इज मोर इफेक्टिव एज एन एडजॉर्बेंट। अब यह क्वेश्चन कहता है कि यह फाइनली डिवाइडेड सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस अगर महीन कणों में रहेगा वह अधिक इफेक्टिव होता है एडजॉर्बेंट के रूप में। तो आपने पढ़ा था कि फाइनली डिवाइडेड सबस्टेंस, किसी भी सबस्टेंस का पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बड़ा होगा, और अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस अधिक मात्रा में होगा। इसीलिए एडजॉर्बेंट के रूप में फाइनली डिवाइडेड सबस्टेंस का उपयोग किया जाता है। फाइनली डिवाइडेड सबस्टेंस हैज लार्जर सरफेस एरिया एंड हेंस ग्रेटर एडजॉर्प्शन। जब कोई सबस्टेंस छोटे छोटे कणों में, महीन कणों में होगा, फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा, तो उसका सरफेस एरिया बड़ा होगा, अधिक होगा। सरफेस एरिया जितना अधिक होगा एडजॉर्प्शन उतना ही अधिक होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अनदर क्वेश्चन 5.4, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड। सॉलिड के ऊपर जब गैस का एडजॉर्प्शन होता है तो वह कौन कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित करता है किसी गैस के एडजॉर्प्शन को सॉलिड के सरफेस पे। द एडजॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन सॉलिड सरफेस, किसी भी ठोस पदार्थ के सतह पर जब गैस का एडजॉर्प्शन होता है इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। यह निम्नलिखित फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है। फर्स्ट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट लाइक गैस, एडजॉर्बेंट लाइक सॉलिड। तो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के नेचर पर निर्भर करता है। सेकेंड, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट एंड इट्स एक्टिवेशन। एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया पर और उसके एक्टिवेशन पर। थर्ड, प्रेशर ऑफ द गैस एंड फोर्थ, टेम्परेचर। तो ये सब फैक्टर है जो प्रभावित करता है किसी गैस के एडजॉर्प्शन को सॉलिड के सरफेस पर। अनदर क्वेश्चन 5.8, व्हाई इज एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एडजॉर्प्शन हमेशा एक्सोथर्मिक क्यों होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं एडजॉर्प्शन अकर्स बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन के कारण एडजॉर्प्शन होता है। देयरफॉर एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, और इसीलिए एनर्जी रिलीज्ड होता है ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन के समय। और कभी भी किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिलीज्ड होगा तो वह प्रोसेस कहलाएगा एक्सोथर्मिक। हेंस एडजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अनदर क्वेश्चन 5.10, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। जब सॉलिड के सरफेस पर गैस का एडजॉर्प्शन होगा
तो उसमें प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। नाउ सी द आंसर। इंक्रीज इन प्रेशर इनिशियली इंक्रीजेज एडजॉर्प्शन। जब प्रेशर को जब इंक्रीज किया जाता है तो प्रारंभ में एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। व्हिच अटेन्स इक्विलिब्रियम एट हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पर यह इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है। एडजॉर्प्शन बीइंग एक्सोथर्मिक, चूंकि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है इसीलिए डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर यह एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। अनदर क्वेश्चन, हाउ आर कोलाइड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, सेकेंड नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, थर्ड इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। कोलाइड को आप किस तरह से क्लासिफाई करेंगे? फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट के आधार पर कोलाइड को क्लासिफिकेशन किया गया सॉल के रूप में, इमल्सन के रूप में, जेल के रूप में, एरोसॉल, फोम। एडजॉर्ब डिस्पर्स्ड फेज के नेचर के आधार पर एल्कोसॉल, बेंजोसॉल, हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल, aerosol. When dispersion medium is alcohol, then it is called alcohol. Dispersion medium is benzene, then it is called benzosol. Dispersion medium is water, then it is called hydrosol or aquasol. And when the dispersion medium is air, then it is called aerosol. Interaction between dispersed phase and dispersion medium. डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन के आधार पर कोलाइड को क्लासिफाई किया गया दो कैटेगरी में, लायोफिलिक सॉल एंड लायोफोबिक सॉल। नाउ वी सी सम अनदर क्वेश्चंस। यहां डिस्पर्सन मीडियम होगा, गलत क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, यहां ठीक कर लेंगे। नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर, डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर कोलाइड्स को जो क्लासिफाई किया गया वह एल्कोसॉल, बेंजोसॉल, हाइड्रोसॉल, एरोसॉल। डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर जब डिस्पर्सन मीडियम अल्कोहल होगा तब आप उसे कहेंगे एल्कोसॉल। डिस्पर्सन मीडियम अगर बेंजीन होगा तब इस तरह का कोलाइड्स कहलाता है बेंजोसॉल। डिस्पर्सन मीडियम अगर वाटर होगा तब हाइड्रोसॉल या एक्वासॉल। डिस्पर्सन मीडियम अगर एयर होगा देन इट इज कॉल्ड एरोसॉल। तो ये था कुछ क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखें जो आप लोगों ने पूछा है। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीमॉलिकुलर एंड मैक्रोमॉलिकुलर कोलाइड? मल्टीमॉलिकुलर और मैक्रोमॉलिकुलर कोलाइड में क्या अंतर है? गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। प्रत्येक का कुछ एग्जाम्पल देना है, एक एक एग्जाम्पल देना है। हाउ आर एसोसिएटेड कोलाइड्स डिफरेंट फ्रॉम दीज टू टाइप्स ऑफ कोलाइड्स? एसोसिएटेड कोलाइड इस दोनों से किस तरह से भिन्न है? तो इस तीनों में हम लोग डिफरेंस देखें टेबुलर फॉर्म में। मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड, दे कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स which generally have diameter less than 1 nanometer. मल्टीमॉलिकुलर कोलाइड वैसा कोलाइड है जो एटम या मॉलिक्यूल का एग्रीगेट समूह ढेर के रूप में रहता है जिसका डायमीटर जनरली 1 नैनोमीटर से कम होता है। एग्जाम्पल सॉल्ट्स ऑफ गोल्ड एटम्स,
sulfur molecules. These are multimolecular colloids. Macromolecular colloid, they consist of large size molecules, generally polymer होता है, जैसे रबर, नायलॉन, पॉलीथीन, प्लास्टिक। तो ये जो कोलाइड है वह प्रायः लार्ज साइज मॉलिक्यूल रखता है जो प्रायः पॉलीमर के रूप में रहता है। एसोसिएटेड कोलाइड, दे कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयन। इसमें आयन अत्यधिक संख्या में एग्रीगेशन के रूप में रहता है। व्हिच बिहेव एज कोलाइडल साइज पार्टिकल, जो आयन कोलाइडल साइज पार्टिकल की तरह बिहेव करता है हायर कंसंट्रेशन पर। एग्जाम्पल्स ऑफ डिटर्जेंट्स। सेकेंड पॉइंट, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, देयर मॉलिक्यूलर मासेज आर नॉट वेरी हाई। इस तरह के कोलाइड का मॉलिक्यूलर मास बहुत अधिक नहीं होता है, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड का मॉलिक्यूलर मास वेरी हाई, बहुत अधिक होता है। एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएटेड कोलाइड का भी मॉलिक्यूलर मास प्रायः अधिक होता है। थर्ड पॉइंट, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड प्रायः लायोफोबिक कैरेक्टर रखता है, जबकि मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड यह प्रायः लायोफिलिक कैरेक्टर रखता है। और एसोसिएटेड कोलाइड, इस तरह के कोलाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, लायोफिलिक, लायोफोबिक, दोनों ग्रुप पाए जाते हैं। यह था तीनों में डिफरेंस। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल। जब कोलाइडल सॉल से बीम ऑफ लाइट को प्रवाहित किया जाए तो आप क्या पाते हैं? आंसर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स टेक प्लेस। कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा लाइट का स्कैटरिंग होता है एंड पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। लाइट का जो पाथ है वह विजिबल होता है, जिस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। सेकेंड, एन इलेक्ट्रोलाइट NaCl is added to hydrated ferric oxide salt। क्या होगा जब NaCl को मिलाया जाए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सॉल्ट में? पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल है वह कोगुलेट कर जाता है by the oppositely charged chloride ion provided by NaCl। NaCl के द्वारा जो Cl माइनस क्लोराइड आयन प्रोवाइड किया जाता है वह फेरिक हाइड्रोक्साइड को कोगुलेट कर देता है। थर्ड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कोलाइडल सॉल। किसी कोलाइडल सॉल से अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा? On passing electric current, the colloidal particles move towards the oppositely charged electrode। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया जाता है तो कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करता है विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। दे लूज देयर चार्ज, वह अपना चार्ज खो देता है और कोगुलेट कर जाता है, जिस घटना को इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस भी कहते हैं। नाउ वी सी सम अनदर क्वेश्चन। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट्स? किसी भी कैटालिस्ट उत्प्रेरक के एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी से क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Activity means the ability of catalyst to increase the chemical reaction। किसी भी कैटालिस्ट का एबिलिटी का मीनिंग यह हुआ
किसी भी कैटालिस्ट के एक्टिविटी का मीनिंग यह हुआ उस कैटालिस्ट की एबिलिटी, उस उत्प्रेरक की वह क्षमता जो केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा दे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, वह एबिलिटी उस कैटालिस्ट का एक्टिविटी कहलाता है। ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम Pt। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराते हैं वाटर बनाने के लिए प्लैटिनम की उपस्थिति में, तो यह दोनों आसानी से रिएक्ट करके वाटर बना लेता है। तो यहाँ पर यह प्लैटिनम का, यह जो कैटालिस्ट है प्लैटिनम का यह जो एबिलिटी है कि दोनों के बीच रिएक्शन को स्पीड को बढ़ाकर आसानी से वाटर बना देता है, यही एबिलिटी प्लैटिनम का यह एक्टिविटी कहलाता है। विदाउट द presence of catalyst, the formation of water does not occur rapidly। अगर यहाँ पर हम लोग प्लैटिनम का उपयोग नहीं करें तब यह वाटर आसानी से नहीं बनेगा। तो इस तरह से प्लैटिनम जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक्टिविटी को बढ़ा देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, यह इसका एक्टिविटी कहलाता है। सेकेंड, सेलेक्टिविटी। द सेलेक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ कैटालिस्ट टू डायरेक्ट रिएक्शन टू गिव पार्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी कैटालिस्ट का वह एबिलिटी, वह क्षमता, किसी भी कैटालिस्ट की वह एबिलिटी जो किसी खास प्रोडक्ट का निर्माण करे केमिकल रिएक्शन में, वह सेलेक्टिविटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके मीथेन का फॉर्मेशन करेगा जब यहाँ पर निकेल कैटालिस्ट का उपयोग किया जाए। और अगर यहीं पर इस दोनों के रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन में अगर क्रोमियम ऑक्साइड का उपयोग करें कैटालिस्ट के रूप में, तब यह दोनों आपस में रिएक्ट करके मीथेनॉल बना लेगा। तो रिएक्टेंट सेम है। जब यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच निकेल का यूज किया गया कैटालिस्ट के रूप में, तब मीथेन बनेगा। और अगर इस दोनों के रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन में Cr2O3 का उपयोग करें कैटालिस्ट के रूप में, तब मीथेनॉल बनेगा। तो इस तरह से यह सेलेक्टिविटी कहलाता है। जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है यह डिपेंड करता है कैटालिस्ट के नेचर पर, यही इसका सेलेक्टिविटी कहलाता है। अलग अलग रिएक्शन के लिए, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस। सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस इज ए कैटालाइटिक रिएक्शन। यह वैसा कैटालाइटिक रिएक्शन है जो डिपेंड करता है, निर्भर करता है अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस एक प्रकार का कैटालाइटिक रिएक्शन है जो निर्भर करता है उस कैटालिस्ट के साइज पर, कैटालिस्ट के स्ट्रक्चर पर, पोर स्ट्रक्चर पर, साथ ही साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के साइज पर निर्भर करता है। जैसे जियोलाइट्स, ZSM5
इस जियोलाइट का उपयोग किया जाता है क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन ऑयल इंडस्ट्री। ऑयल इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के क्रैकिंग में, हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करने में सेल्फ सेलेक्टिव कैटालाइसिस का उपयोग करते हैं। अनदर क्वेश्चन 24, गिव 4 यूजेज ऑफ इमल्सन। इमल्सन के 4 उपयोग बताइए। तो इमल्सन का उपयोग किया जाता है कॉस्मेटिक के रूप में, क्रीम के रूप में, सेकेंड पेंट्स के रूप में, थर्ड फूड एंड फूड डिटर्जेंट इंडस्ट्री, सॉफ्ट सॉल्यूशन बनाने में डिटर्जेंट इंडस्ट्री में। अनदर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, एल्कोसॉल, एरोसॉल, हाइड्रोसॉल एंड जेल। एल्कोसॉल यह एक प्रकार का कोलाइडल सॉल है। सॉलिड इन अल्कोहल, जब कोई सॉलिड सबस्टांस अल्कोहल में घुला हुआ रहे, अल्कोहल यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम का काम करेगा, तब वह एल्कोसॉल कहलाएगा। सेकेंड, एरोसॉल, इट इज ए कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन ए गैस। यहाँ डिस्पर्सन मीडियम के रूप में गैस लेते हैं, डिस्पर्स्ड फेज के रूप में लिक्विड लेते हैं। तो जब कोई लिक्विड डिस्पर्स्ड होगा गैस में, तब वह कहलाएगा एरोसॉल, एग्जाम्पल फॉग। थर्ड, हाइड्रोसॉल, यह वैसा कोलाइडल सॉल है जिसमें कोई सॉलिड वाटर में डिसॉल्व रहता है। यहाँ वाटर डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है। तो जब वाटर डिस्पर्सन मीडियम हो, सॉलिड सबस्टांस डिस्पर्स्ड फेज के रूप में हो, तब उसे हाइड्रोसॉल कहेंगे। फोर्थ, जेल, यह कोलाइडल डिस्पर्सन होता है लिक्विड का इन सॉलिड में। यहाँ सॉलिड डिस्पर्सन मीडियम, लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज सच एज बटर। एंड लास्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट that colloid is not a substance but a state of substance। colloid कोई सबस्टांस नहीं होता है, कोई खास वस्तु या पदार्थ नहीं होता है, बल्कि यह पदार्थ की अवस्था होता है, स्टेट ऑफ सबस्टांस होता है। इस स्टेटमेंट की आप व्याख्या करें। तो colloid is not a substance, कोलाइड कोई सबस्टांस, पार्टिकुलर सबस्टांस नहीं होता है, बट इट इज ए स्टेट ऑफ सबस्टांस। दिस स्टेटमेंट मीन्स, इस स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ ए पार्टिकुलर सबस्टांस मे एग्जिस्ट एज कोलाइड अंडर सर्टेन कंडीशंस। इसका मीनिंग यह हुआ कि कोई भी वस्तु कोलाइडल स्टेट में हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन, विशेष परिस्थिति में। कोई भी वस्तु जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच होगा, वह सबस्टांस कोलाइडल सबस्टांस कहलाएगा। तो कोई भी सबस्टांस कोलाइडल हो सकता है अंडर सर्टेन कंडीशन एंड एज क्रिस्टलोइड अंडर अदर कंडीशन, और वह विशेष परिस्थिति में क्रिस्टलोइड का भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, NaCl इन वाटर, सोडियम क्लोराइड अगर वाटर में घुला हुआ रहे, तब यह बिहेव करता है, व्यवहार करता है क्रिस्टलोइड की तरह। और जब यही सोडियम क्लोराइड बेंजीन में रहेगा, तब यह बिहेव करता है कोलाइड की तरह। इफ साइज ऑफ पार्टिकल्स लाइज इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, इट इज इन द कोलाइडल स्टेट। कोई भी सबस्टांस, जिस सबस्टांस का पार्टिकल साइज अगर इस रेंज में हो, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के रेंज में होगा, तब वह कोलाइडल स्टेट में कहलाएगा। यह था इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा था। इस सब को रिवीजन करिए। नेक्स्ट डे हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक जो VBI क्वेश्चन है उस सब को याद करते चलिए।
सेल्फ स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट।